सो गाइस Hi, everybody. Be obsessed with your own potential. Unlock your full potential. Today is 24th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, a ship is safest in the harbor, but ship उसके लिए नहीं बना है. But that's not what it's made for. जो 11 AM ज्योग्राफी की क्लासेस है उसमें हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी एनसीईआरटी और सम एडिशनल रिसोर्सेज से. सो ये हम कंप्लीट करेंगे. देन वी विल कंप्लीट ओशनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी. सो इससे हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है. इसमें क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री की. नोटिफिकेशन से पहले हमें ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है कोर सब्जेक्ट्स का. देन वी विल मूव टू एडवांस्ड टॉपिक्स एंड रिवीजन स्टफ्स. दिस इज टेस्ट सीरीज कोर्स. टेस्ट सीरीज में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज तक हमने टेस्ट पेपर क्विजेस कर लिए हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स. और साइमल्टेनियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी हम सारे सॉल्व करेंगे यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज टेस्ट सीरीज फॉर 28th of May 2023. Our target is at least 10,000 plus MCQs हमें solve करना है before going to write this examination. All right. So आज जो क्लास होगा, आज 8 PM क्लास होगा this modern history का, modern history. Then this is Telegram quiz और इसका जो quiz है citizenship and fundamental rights का और union and its territories का भी solution I will share. All right. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. दिस इज वोकैबुलरी. मैनीफोल्ड का मतलब होता है विविध है. मैनी एंड वेरियस, न्यूमरस, मल्टीपल. पेंडुलस का मतलब होता है हैंगिंग डाउन लूजली, दुविधा में पड़ा हुआ है. अनडिसाइडेड, अनकन्विंसिंग, इनडिटर्मिनेट. डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा, ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसोबीडियंस, अवज्ञा. इनफिडेल मतलब नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन or who adheres to a religion other than one's own. Conundrum का मतलब होता है पहेली, a confusing and difficult problem or question. So आज के vocab words हैं conundrum, infidel, defiance, pendulous और manifold. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज नंबर 242 है. डिस्कवर अमेरिका को किया था कोलंबस ने. तनाक है जुडाइज्म का. इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था फाबियन सोशलिज्म. कैलिको बोला जाता था कॉटन को. और नेचुरल राइट्स का थ्योरी प्रपोज किया था लॉक ने. आज के सवाल है द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वॉज. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? वो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स. व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश. क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था? द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज द क्रिएशन ऑफ हुम. और ये पेंटिंग कहाँ है अभी आज की डेट में? दिस पेंटिंग किस म्यूजियम में है? हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प एंड द ओपियम वॉर वर फॉट बिटवीन विच 2 कंट्रीज. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज का सीसेट के ये 2 सवाल हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस जो सीसेट के मैं दे रहा हूँ एवरीडे बेसिस में, डेली बेसिस पे. आपको बहुत बेनिफिट होगा. एक 32 वीडियो का सीरीज है, उससे सारा थ्योरी कवर कर लीजिए. देन इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मार्च और अप्रैल के टाइम पे हम सीसेट का कुछ रिवीजन क्लासेस भी करेंगे. नॉट नाउ. पहली प्रायोरिटी अभी हमारा कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स. दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको डेली बेसिस में करना चाहिए. इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. डजंट मैटर आपने कितने बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है. मेंस जब तक क्वालिफाई नहीं होता है काउंट मेंस के मार्क्स होते हैं. सो दैट इज वाई लिखना बहुत जरूरी है. सो ड्रॉ सुटेबल डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड लेबल इट एंड डिस्क्राइब इट. एटमॉस्फेयर,
structure, label and describe it. This is a very good question. Do it. Prepare a note on the desert landforms. जो रेगिस्तान होता है उसमें लाइक एओलियन विंड लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये सारे डायग्राम्स के थ्रू बताइए. जैसे हमने बहुत सारे पढ़ा था, मुशरूम रॉक्स पढ़ा था, जूजन, यार्डंग. ओके, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द डेजर्ट लैंडफॉर्म. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के. अब हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया अपडेट. सो आज हम हम्बल ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेजेंडरी फिजिसिस्ट एंड फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा साहब को. 30th of October 1909 to 24th of January 1966. So we pay a humble tribute to Homi Jahangir Bhabaji on his death anniversary. His pioneering work in the field of nuclear science was instrumental in India's development. We are grateful to the patriots like him who have played a crucial role in the creation of this modern day India. So nuclear program में सबसे ऊपर नाम आता है होमी जहांगीर भाभा साहब का. On this day, Jana Gana Man, the national anthem of India, composed by Rabindranath Tagore ji, was officially adopted by the Constituent Assembly of India in 1950. Jana Gana Man, Rabindranath Tagore ji ने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है. So it was January 24th, 1950, इंडिया ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया हिंदी वर्जन ऑफ जन गण मन, ओरिजिनली रिटन इन बंगला बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी. अब बताओ, ये नेशनल एंथम को जब हम नेशनल एंथम सिंग करते हैं तो क्या इसमें कोई टाइम लिमिट होता है? कितना सेकंड होता है वो? टेल. How long does it take to sing the national anthem of India? This is the question for today. 40, 52, 1 minute 4 seconds or 58 seconds. होमी जहांगीर भाभा जी का नाम आता है जब साइंस, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में, तो एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राजेश्वरी चटर्जी जी का. अब फर्स्ट विमेन है इंजीनियर फ्रॉम कर्नाटका एंड हु डिड पायोनियरिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी. सो आप हैं राजेश्वरी चटर्जी जी. सो ये क्विक सोशल मीडिया अपडेट है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो ये है कि जो हमारे परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, हम उन सैनिकों के नाम पर जो अंडमान एंड निकोबार के द्वीप हैं उनका यहाँ हमने नामांकन किया है. तो 21 द्वीप है वो परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों के नाम पर रखा है. जैसे ये है राणे द्वीप, दिस इज पीरू द्वीप, अंडमान निकोबार के ये द्वीप्स हैं. ये है सलारिया द्वीप, दिस इज पांडे द्वीप, दिस इज जोगिंदर द्वीप, दिस इज तारापुर द्वीप, और ये है सेखों द्वीप, दिस इज योगेंद्र द्वीप, ये है रामास्वामी द्वीप, और ये है बत्रा द्वीप, ये दिल मांगे मोर. सो दिस इज अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वो हमारे जो हीरोज हैं, जो हमारे परमवीर चक्र से सम्मानित सोल्जर्स हैं, उनके नाम पर हमने यहाँ पर उनका नाम चेंज किया है. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, टेम्पलेट्स देखते हैं न्यूज़पेपर एंड अदर रिसोर्सेज से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम प्रिपरेशन के. यहाँ जो भी आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड दिस कंटेंट, जैसे न्यूज़पेपर का हुआ, क्लिपिंग्स एटसेट्रा, वी आर नॉट ट्राइंग टू लाइक इसको ओवरटली ब्लोट करें. हम बहुत सेलेक्टिव और जो सिलेबस के विद इन है और जो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं उनको हमें डेली बेसिस में यहाँ पे कवर करना चाहिए. बिकॉज ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम बैलेंस का एग्जाम होता है. मतलब जैसे ये 7 पिलर्स है. ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए कि ऑब्सेशन हो जाए करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, दिन भर बस हम यही चीज देख रहे हैं. नो, यू हैव टू डू दीज 4, 5, 7, 6 पिलर्स एज वेल. ये भी कवर करना है आपको. ऑलराइट, सो बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो दैट इज वाई अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जैसे एक 3 C's अभी न्यूज में है. एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हम क्या कोशिश करते हैं, जिलों में भी एक कंपटीशन हो जाए और ये हेल्दी कंपटीशन हो और डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आए. एक सी होता है कन्वर्जेंस, दूसरा होता है कोलैबोरेशन, तीसरा होता है कंपटीशन. तो कन्वर्जेंस रखना है सेंटर और स्टेट का, कोलैबोरेशन करना है सारे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुए, ग्राम पंचायत हुए, प्रभारी ऑफिसर्स हुए, सब में कोलैबोरेशन हो, सब आइसोलेशन में काम नहीं करें, और कंपटीशन हो ताकि सारे जिले आपस में कॉम्पीट करें, हेल्दी कंपटीशन हो. दूसरा आज न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का. ये अभी फिर न्यूज में है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन.
जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ नॉर्थ स्टार। ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड रहता है। तो इट इज लाइक अ नॉर्थ स्टार, मतलब ये हमें को गाइड करता है, गाइडेंस की तरह काम कर रहा है। इट इज लाइक अ नॉर्थ स्टार गाइड्स एंड गिव्स अ सर्टेन डायरेक्शन टू द इंटरप्रेटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द पाथ अहेड इज कॉन्वोल्यूटेड। तो अगर सामने धुंधला सा पाथ दिख रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वहां पर संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में समझने में हेल्प करता है। तो इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ स्टार। केशवानंद भारती केस 1973 से ये स्टार्ट हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ऐसा डॉक्ट्राइन इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान और युगांडा में भी रिकॉग्नाइज्ड है। एज सच इसका कोई स्टैंड अलोन वन इंटरप्रिटेशन नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट से एक डॉक्ट्राइन डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ओरिजिनली केशवानंद भारती केस में इसको, इस आइडिया को प्लेटफॉर्म पे दिया था हमने। डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन साउथ कोरिया, जापान, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। तो इट इज लाइक ये हमारा मूलभूत स्वभाव है। दिस इज लाइक अवर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता है बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इसको आगे एक बड़े अच्छे आर्टिकल में डिटेल में देखते हैं। श्रीलंका का 13th अमेंडमेंट फिर से न्यूज में है, 13A। श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका, दिस इज इंडिया, और ये जो नॉर्थ का जो एरिया है दिस इज जाफना, और जाफना में तमिल पॉपुलेशन ज्यादा है और इसके कारण यहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ था। तो इंडिया हैज रीट्रेटेड दैट फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13A इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग रिकॉन्सिलेशन विद द माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी। अब इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है, श्रीलंका में भी तमिल पॉपुलेशन है। तो अक्सर जब श्रीलंका में डिफिकल्टी आती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आती है, तो तमिलियंस वहाँ माइनॉरिटी में हो, इसका इसका रेपरकशन हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। सो दैट इज व्हाई वी आर वेरी केयरफुल। 13th अमेंडमेंट क्या बोलता है? ये आया था नवंबर 14, 1987 में, और यहाँ पे लिखा है कि तमिल को भी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, प्रोविंशियल काउंसिल में भी अथॉरिटी देना है, मतलब रिकॉग्निशन करना है तमिल को भी। इंडो श्रीलंकन अग्रीमेंट 1987 हुआ था और फिर तमिल कम्युनिटी के रिकॉग्निशन की यहाँ पर बात थी। ऐसा ही 13th अमेंडमेंट एक यूएसए में भी होता है। तो यूएसए में 13th अमेंडमेंट था, उसने अबॉलिश किया था स्लेवरी को, इनवॉलेंटरी सर्विट्यूड एक्सेप्ट एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। सो वंस अपॉन अ टाइम यूएसए में स्लेवरी एक बहुत बड़ा ब्लॉट था यूएसए पे, इसको दूर किया गया था बाय 13th अमेंडमेंट। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस भी फिर से न्यूज में है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बिकॉज फैक्ट चेक बाय पीआईबी एक अभी इनिशिएटिव आ रहा है। तो प्रेस का फ्रीडम जरूरी है, प्रेस का फ्रीडम जरूरी है, बट प्रेस का फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं होता। तो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा दिया है। इम्प्लिसिट राइट है 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत सारे जो है, लाइक प्रेस का फ्रीडम, वो इम्प्लिसिट है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। तो रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं अगर बात आए सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। सो फ्रीडम है बट वो क्वालिफाइड है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर पॉसिबल। So these are quick updates and social media. Now let us come to the Hindu newspaper. So this is the front page of the Hindu. फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। फिर से ये न्यूज आ रहा है, इलिसिट लिकर, फिर से डिबेट आ रहा है, क्या ये जो बैन कल्चर है इज इट फॉर एनी गुड, इससे कोई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देन विमेन पर्सनल इन बीएसएफ कैमल कॉन्टिजेंट में विमेन पर्सनल भी है। देन इट्स स्ट्रक्चरल स्लिपेज इन द इंडियन सीन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के बारे में हम जानेंगे। अभी कल हमने देखा था जेंडर इक्विटी जरूरी है, और स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, स्पोर्ट्स पर्सन में भी जो विमेन है उनको क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी रेसलिंग में जो इश्यूज चल रहे थे उसके लिए अभी मैरी कॉम लेड पैनल सजेशन है, ये प्रोब करेगा रेसलर्स के चार्जेस को। 2 स्टूडेंट्स इन केरला इन्फेक्टेड विद नोरो वायरस। तो ये एक नोरो वायरस है, और नोरो वायरस मोस्टली कंटेमिनेटेड फूड वाटर से फैलता है। इसमें सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, डायरिया, हेड एंड बॉडी एक्स के। तो केरला में ऐसे केसेस देखने को मिले। 21 अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह अनाउंस किया 21 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के, और वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर होंगे। 126th बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी की, और इसको बोला जाता है पराक्रम दिवस।
Then this is Assam to book men marrying girls below 14 years under POक्सो एक्ट। तो सी हमारा लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। लेस देन 21 मैरिज इज नॉट अलाउड। जैसे हमने सोशल रिफॉर्म्स पढ़े थे मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें शारदा एक्ट आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट्स आते हैं, और फिर उससे हम जो मैरिज एज है उसको बढ़ाते हैं ग्रेजुअली, से 14 देन 18 देन 21। सो राइट नाउ दिस एज इज 21। तो दिस अंडर एज जो होता है दिस इज नॉट राइट। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉक्सो का एक्ट लगता है, पॉक्सो का एक्ट लगता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी है और दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट है मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। यहाँ भी काइंड ऑफ लाइक टसल चल रहा है, दिस टसल चल रहा है। मिस्टर ट्रम्प प्रोबेबली नेक्स्ट जो प्रेसिडेंटशिप है उसमें फिर से फाइट करने वाले हैं, और अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट है। मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। देन प्रॉमिस एंड प्रैग्मेटिज्म, ये बात है जेसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अभी रिजाइन करने का दिस अनाउंसमेंट किया है। लेट अस सी, न्यूजीलैंड भी काफी डिफिकल्टी से गो थ्रू हुआ है कोविड-19 के ड्यूरेशन में। कोविड-19 ड्यूरेशन एक्चुअली ये जो ऑस्ट्रेलिया हुआ और यहाँ पे ये न्यूजीलैंड हुआ, दीज आर काइंड ऑफ लाइक आइसोलेटेड रहते हैं, ये काफी दूरी पे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यूरोप, एशिया, अमेरिका वगैरह। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है, जैसे न्यूजीलैंड की इकोनॉमी है प्राइमरली एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है। कोविड-19 के टाइम पर यहाँ काफी डिफिकल्टी हुआ, प्लस माइग्रेंट इश्यूज यहाँ पर भी आता है, टेररिज्म का भी यहाँ पे काफी डिफिकल्टी देखने को मिला है, कोविड-19 मेजर्स एटसेट्रा। सो फिलहाल ये अभी प्रॉमिस प्रैग्मेटिज्म रेजिग्नेशन दिया है। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आर्टिकल हमें अच्छे से पढ़ना है। डेमोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चरल स्लिपेज। सी, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है, डेमोक्रेसी में काफी शॉर्टकमिंग्स हैं। बट जो बाकी सब हमने ट्राई किया, जैसे हमने हमने लाइक रिलीजियस बेस देखे, या फिर से हम देखे ऑटोक्रेसी देखें, डिक्टेटरशिप देखें, मोनार्की देखें, इन सब से जो बेहतर है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव गॉट। सो द डेमोक्रेसी दैट इज फंक्शनल अराउंड द वर्ल्ड। सवाल क्यों उठ रहा है, इससे बड़ा अच्छा मेंस में सवाल बनेगा, इवन प्रीलिम्स से भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। चाहे पेरू हो गया, अभी अमेरिका में देखा, अभी ब्राजील में देखा, व्हाट आर द चैलेंजेस। इवन एज इट हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, तो डेमोक्रेसी भी इवॉल्व होती है। 19th century 20th century वेस्टर्न क्रिएशन। एवरी सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स क्लेम्स टू हैव हैड सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ओरिजिन। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी कोई नई चीज है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी हम देखते थे, राजा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभा, ग्राम, आपस में मिलकर डिसीजन लेना, तो देयर वाज सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बट इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर एडल्ट मेंबर को वोट का अधिकार है। गवर्नेंस थ्रू रेगुलर एंड मल्टी पार्टी इलेक्शन, टाइम बाउंड इलेक्शन, और इस सब का जो हिस्ट्री है ये करीब 100 साल से पुराना नहीं है। तो प्रेजेंट फॉर्मेट की डेमोक्रेसी इज रिलेटिवली न्यू। मोस्ट एडवांस डेमोक्रेसीज जैसे यूएसए की जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है वो 1920 में, और उसमें भी यूएसए में ऐसा नहीं था कि अफ्रीकन अमेरिकन को इंक्लूड कर लिया, नो, बहुत बाद में आएंगे। ब्रिटेन में वुमेन को इंक्लूड नहीं किया, फ्रांस ने 1944 में किया, स्विट्जरलैंड ने 1971 में किया, बट इंडिया में डे वन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। अब इसी बात पे बताओ, राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट है या फिर दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इंडिया में राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आर्टिकल भी बताइए। अब बात आती है, कैपिटलिज्म भी आ जाता है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी इज द डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड विद इट वेलफेयर फ्रॉम द एलीट एचलियन टू द ग्राउंड लेवल। ऐसा क्या है कि मतलब कुछ सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसमें कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, फिर वो वेलफेयर टेंडेंसीज करें, इज इट सो? डिवोल्यूशन अकर्स ऑन द प्रेमाइस ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। बट कई बार ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना ये एक्टिव नहीं हो पाते, इन प्रिंसिपल इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है। नियर यूनिवर्सल अबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की हो गया आज की डेट में, जैसे नेपाल भी मोनार्की नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट मोनार्की, लिमिटेड मोनार्की हो गया या फिर नो मोनार्की। हेरिडिटरी जो एरिस्टोक्रेसी होती है वो भी नहीं है कि मतलब कर्म से आपका मान होगा ना कि जन्म से, हेरिडिटरी नहीं है। सो द पॉइंट इज, इन सब चीजों में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट ऑफर करती है। स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंफ्रा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें बढ़ती है, बट फिर भी शॉर्टकमिंग्स भी है।
शॉर्टकमिंग्स ऐसे हैं कि डेमोक्रेसी जो है, कई बार डेमोक्रेसी में जो जो पीपल वर्डिक्ट होता है, पीपल का जो वर्डिक्ट होता है, डिसीजन होता है, वो भी एट टाइम्स इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, टिंकर्ड हो जाता है. देयर इज एन अनब्रेकेबल लिंक बिटवीन वाइड स्प्रेड ऑफ दिस डिवोल्यूशन इन कैपिटलिज्म. तो पहला पॉइंट इस आर्टिकल में, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, कैपिटलिज्म का क्या इम्पैक्ट आ रहा है डेमोक्रेसी में. जैसे यूएस इलेक्शन में भी ये चीज हमने काफी हाईलाइटेड फॉर्मेट में देखा था. तो कैपिटलिज्म जो होता है, वी आर नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म सोशलिज्म, ये डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. बट द पॉइंट इज क्रोनी कैपिटलिज्म, दैट इज रॉन्ग. कैपिटलिज्म में जरूरी होता है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्सेज एटसेट्रा होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. कई बार मेडिवल मोनार्की होती है, इंडिविजुअल राइट्स वहाँ पे इग्नोर हो जाते हैं. कई बार जो कैपिटलिज्म होता है वो डेमोक्रेटिक जो लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स, वहाँ पर उनको इन्फ्लुएंस कर देता है, पीपल का इन्फ्लुएंस हो जाता है, थॉट प्रोसेस एटसेट्रा. तो डेमोक्रेसी वहाँ पे हाईजैक नजर आती है. द पॉइंट इज कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो रिलीजियस फॉर्म की भी हमने सरकारें देखी. नॉन थीस्टिक, बुद्धिज्म, मोनोथीस्टिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, यहाँ पर भी सोशल इक्वालिटी की बात हुआ. पर जितना डिटेल में डेमोक्रेसी और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के वे में इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड किया गया, उतना और किसी फॉर्मेट में नहीं था. तो ह्यूमैनिटी अर्ज फॉर इक्वालिटी, बराबरी होना बहुत जरूरी है. और इसमें डेमोक्रेसी कुछ जगह सक्सेस हुआ, कुछ जगह फेल हुआ. जब बराबरी की बात आती है तो मार्क्सियन सोशलिज्म भी एक आता है, मार्क्सियन सोशलिज्म, जो स्पेशली वर्कर्स के जो राइट्स है उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया था. बट जैसे फाबियन सोशलिज्म देखा था, कुछ चीजें जो होती है इसकी वो इम्प्रैक्टिकल भी होती है. अब सी, urge for equality has found diverse ways to seek utterance. Its current urge seeks to establish uniformity through the same or similar institution and practices. तो हमारा वे फॉरवर्ड ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आर्टिकल 39B एंड 39C भी आ जाता है, वी ट्राई टू फॉर्म सर्टेन इक्विटी. इलेक्शंस होना फ्री एंड फेयर मैनर में जरूरी है. बट अब इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ लिस्ट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है. मतलब जैसे 5 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक को 20, दूसरे को 20, तीसरे को 20, एक को 19 और पांचवे को 21. तो अगर फिफ्थ को 21% वोट्स मिले तो फिफ्थ इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज विनर. ऑल्दो 79% लोगों ने इसको चूज नहीं किया है, बट फिर भी ये जो पर्सन है, फिफ्थ पर्सन है, दिस इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज विनर ऑफ द इलेक्शन. वाई? बिकॉज इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट है. तो इससे क्या होता है, कई बार जो माइनॉरिटी होता है उसका वॉइस नहीं आ पाता, मेजॉरिटी डोमिनेटेड होता है. और जो प्रॉपर एक्चुअली जो डिफरेंट बहुत डाइवर्स कंट्री है वहां पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ जाता पीपल का. ये चैलेंजेस आते हैं. दूसरा, हमारे यहाँ जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स भी हमारे यहाँ एट टाइम्स मैच्योर नहीं होते. वोटर्स मैच्योरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप अपना वोट डाल रहे हो, किन मुद्दों पे डाल रहे हो, किन बातों पे डाल रहे हो, क्या वर्क हुआ, सवाल पूछ रहे हो. ऐसा नहीं कि चुनाव के थोड़े दिन पहले फ्रीबीज आ गया या फिर ब्राइबरी आ गया एंड यू जस्ट सोल्ड योर वोट. नो, कई बार जो वोट डालने का तरीका होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वोटिंग जो बिहेवियर है वो बेस्ड ऑन फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव. तो दिस अगेन डिफीट्स डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे वहां के लोग होते हैं. जैसा प्रजा वैसा राजा. सो द पॉइंट इज, जो प्रजा इन द सेंस जो पीपल है उनका भी स्मार्ट होना जरूरी है, पीपल का स्मार्ट होना जरूरी है. द इंडिविजुअल डज नॉट क्रिएट द चॉइस. सो कई बार उनको फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, फिर उनके डिलीवरी नहीं होती. तो ऐसे डिफिकल्टीज भी डेमोक्रेसी में आते हैं. प्लस कई बार आइडेंटिटीज जनरेट हो जाती है, बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज है. हम उस आइडेंटिटी को वोट बैंक बन जाता है, वो एक काइंड ऑफ वोट बैंक बन जाता है. और फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होता है विच इज डेट्रीमेंटल. सो द पॉइंट इज, इस तरीके से डेमोक्रेसी अभी भी इवॉल्व हो रही है. मॉडर्न डेमोक्रेसी इज नॉट दैट ओल्ड. अभी इसमें और फर्दर रिफाइनमेंट्स रिक्वायर्ड है. सो डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, इट इज नो वेयर नियर परफेक्ट, बट इट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव गॉट. नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स. यहाँ पे एक आर्टिकल है, अभी एक बिल आ रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स दिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को कैसे इंश्योर किया जाए. लेट अस वेट एंड वॉच. अभी ये बिल है बस. एन इंडिया चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी. फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी तो क्या वहां पर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगा?
कंपटीशन विद लोकल यूनिवर्सिटीज कैसे होगा, डाइल्यूशन तो नहीं होगा, क्या टिंकर टेलर मेड होंगे कोर्सेज फॉर लाइक इंडियन रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। इन फाइन डिटेल्स को देखना भी, इंश्योर कराना भी जरूरी है। इंडिया का स्टार्टअप कल्चर इज अमेजिंग, देन बीसीसीआई एंड स्पॉटिफाई ले ऑफ का सीजन है, और ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अगेन फेवरेट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये न्यूज में इसलिए आ गया, जैसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक नॉर्थ स्टार है, ये गाइडिंग हमें करता है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, ना कि पार्लियामेंट। बट वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक जो भी स्टेटमेंट भी आया था कि एनजेएसी जो क्वश किया जुडिशरी ने, तो क्या ये एनक्रोचमेंट ऑफ जुडिशरी इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेचर तो नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लाइक दैट। प्लस लेजिस्लेचर को जनता ने चुना है, तो लेजिस्लेचर के पास अधिकार है लॉ बनाने का, तो जुडिशरी उसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। ये जो केस है केशवानंद भारती का केस, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग केस था, और ये एक इंटरेस्टिंग लैंडमार्क है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन में। इसमें 13 जज की बेंच थी, मतलब एक बेंच है जो सवाल जो सुन रहे हैं केस को, उसमें 13 जजेस थे, और एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है 7-6 का, मतलब 6 आर अगेंस्ट 7 इन फेवर, और फिर वो केशवानंद भारती केस आता है। तो दिस वाज लाइक वेरी लाइक क्लोज कॉन्टेस्टेड ये पूरा केस था। और इसमें ये बोलते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत जो आकार है हमारे संविधान का, पार्लियामेंट उसको बदल नहीं सकती। जैसे फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, विल ऑफ द पीपल होना चाहिए, इसको पार्लियामेंट नियम के हिसाब से बदल नहीं सकती। केशवानंद भारती केस भी इवॉल्व होके आया था, फंडामेंटल राइट्स केस भी इससे बोला गया। एक्चुअली क्या था, हमेशा टसल चलता आया है एफआर और डीपीएसपी का, कि डीपीएसपी इज ओवर एफआर या एफआर इज ओवर डीपीएसपी। तो इस पे बहुत सारे केसेस होते हैं, गवर्नमेंट को डीपीएसपी इंप्लीमेंट कराना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बट एफआर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है वहां पे, तो गवर्नमेंट डीपीएसपी को बड़ा बनाने की कोशिश करती है एफआर से। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने एफआर दिया हुआ है कि एफआर तो आम नागरिक के अधिकारों का संरक्षण है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी एफआर को डाइल्यूट होने नहीं देती। फिर बाद में मिनर्वा मिल्स केस एंड एटसेट्रा में बाद में ये डिसाइड भी हो जाता है कि 39 बी एंड सी कैन बी ओवर आर्टिकल 14 इक्वालिटी, बट इन जनरल फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं थोड़े आगे हैं। जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, बट आगे इन द सेंस ऐसा नहीं कि देयर इज अ कंपटीशन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये जो व्हीकल है हमारा, ये इसके व्हील्स है, बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आता है, तो इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती जजमेंट आता है, और इसमें बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हम टिंकर नहीं कर सकते। काफ़ी सीनियर जजेस भी आते हैं, सीनियर एडवोकेट नानी पालकीवाला साहब ने कहा कि लाइक क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम इट्स मास्टर। ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइक जो जैसे जुडिशरी है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो लॉ बना रहा है वो पार्लियामेंट बना रहा है। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर निकल जाए, नो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एट द टॉप। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक लिविंग स्पिरिट है, चेंज होता है ये टाइम टू टाइम, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मूलभूत जो चीजें हैं वो नहीं बदलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग सिस्टम, बट जस्ट एज इन अ लिविंग ऑर्गेनिक सिस्टम ह्यूमन बॉडी इट इवॉल्व। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें डिलीट भी होती है, तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हम चेंज तो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं लाएंगे कि जिससे उसका जो मूलभूत जो स्वरूप है वो ही बदल जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा अप्रैल 24, 1973 में। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने भी कहा वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कि बेसिक स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन इंडिया। सिमिलरली एनजेएसी जजमेंट में यही कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो 99 पे एनजेएसी इज अल्ट्रा वायर। अब बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अलग अलग मीनिंग आते हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ फेडरल, सेक्युलर है हम, सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी डिग्निटी मेंटेन करना है, यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, सोवरेनिटी करना है, डेमोक्रेसी रहेगी, वेलफेयर, इगैलिटेरियन सोसाइटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। केशवानंद भारती केस था, इसने इसको आगे बढ़ाया। केशवानंद भारती केस के बाद भी इसमें डिफिकल्टीज आई। जैसे देखो, गवर्नमेंट जैसे एक बार गरीबी हटाओ लाती है, अब गरीबी हटाओ के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल मेजर्स देने पड़ेंगे, से जो पुअर सेक्शन है, तो फिर ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया। सो दैट इज वाई एफआर और डीपीएसपी में अक्सर टसल चला है, और फिर फाइनल इसका सेटलमेंट यही होता है कि
बोथ आर रिक्वायर्ड। और 39 बी और सी को ओवर फंडामेंटल राइट माना गया है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ अगर एफआर के अगेंस्ट है तो वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा। तो क्या ये लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक्ट भी माना जाएगा? कैन इट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लॉ? तो बाद में ये कंसेंसस आता है कि यस, बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। बट ये बात आती है कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, बट दैट डजंट मीन कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, वो अधिकार नहीं है। तो फिर आर्टिकल जैसे 31 सी आता है बाद में, उसमें 39 बी और सी को सेफगार्ड किया जाता है, डीपीएसपी को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज के लिए। तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, दे ट्राई कि किस तरीके से डीपीएसपी बेटर इंप्लीमेंट हो और एफआर का जो रिस्ट्रिक्शन है वो ओवरकम हो जाए और एफआर का सैंक्टिटी भी मेंटेन हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ट्राई करता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा डिबेट चलता है यहाँ पर। प्लस लास्ट में जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यही आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूलभूत स्वभाव है वो नहीं बदला जा सकता है। आफ्टर मैथ यही है सारे केसेस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे दो इंपॉर्टेंट केसेस है, अमेंडमेंट्स है, एक 42nd सीएए है और एक 44th सीएए है। 42nd सीएए में इतने चेंजेस हुए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बट 44th सीएए ने मोस्ट ऑफ द जो चेंजेस थे उसको वापस ओवरकम कर दिया, वापस रिस्टोर कर दिया पुराने फॉर्मेट में, 42nd एंड 44th। तो पुराना फॉर्मेट इन द सेंस, अब बात यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो दिस इज केशवानंद भारती केस। अब फिर वही बात है, एनजेएससी अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने लग जाए जुडिशरी को, लाइक दैट। और जुडिशरी का जो कोलेजियम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये टसल अभी चल रहा है। The dark sky is a natural resource and too much light is polluting. Light pollution is also one type of pollution. जैसे लद्दाख का etc. हम देखते हैं, नाइट गेजिंग etc. सो लाइट पॉल्यूशन से भी एस्ट्रोनॉमी वगैरह इम्पैक्ट होता है। कई बार जो बर्ड्स होते हैं वो डायरेक्शन सेंस नहीं कर पाते लाइट पॉल्यूशन से etc. नो योर इंग्लिश है, दिस इज अनेक्शर एंड दिस इज डिवोटी। और ये है एड्रॉइटनेस। एड्रॉइटनेस का मतलब है फैसिलिटी, क्विकनेस, डेफिनेट, तो स्किलफुल परफॉर्मेंस है। ही पार्क माई कार विद द डिग्री ऑफ एड्रॉइटनेस। ओके, ये क्विज अच्छा है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर है। द पर्सन गिव द ऑनरिफिक ऑफ नेताजी टू ऑनर ऑफ नेताजी टू सुभाष चंद्र बोस। तो ये दिया था, नेताजी बोला था इंडियन सोल्जर्स ऑफ दिस स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया बर्लिन में। तो बर्लिन में ये उनको नेताजी का यहाँ पे सौभाग्य मिला था। पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। पॉलिटिकल पार्टी 1939 में एस्टैब्लिश की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। द नेम एंड प्रोफेशन ऑफ बोस अज्यूम्ड व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर काफी सैंक्शंस भी लगा दिए थे और वॉच में दिस अरेस्ट में रखा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे डिस्गाइज्ड फॉर्मेट में फिर गए थे दिस अफगानिस्तान एंड ऑल इधर सेंट्रल दिस टुवर्ड्स जर्मनी। तो ये जो डिस्गाइज था वो था जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट के नाम से। बोस द फॉरगॉटन हीरो प्रोटेगोनिस्ट है सचिन खांडेकर जी का। प्रिंस अमंग पैट्रियट टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन। एंड बोस सजेस्टेड फॉर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द नेम ऑफ आइलैंड इन द यूटी। तो जैसे अभी परमवीर चक्र के नाम से कुछ द्वीप के नाम चेंज किए हैं, ऐसे पहले शहीद और स्वराज द्वीप भी नाम चेंज हो चुका है। The temple in Japan has a statue of Bose. The answer is Renkoji Temple. Renkoji Temple. So these are some quick facts, good facts you should be knowing. Then नेताजी को ट्रिब्यूट दिया पार्लियामेंट हॉल में। बीएसएफ का ये कैमल कॉन्टिजेंट है। अभी 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड सब देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो साइनोशोर ऑफ ऑल आईज, तो दिस इज सो ब्यूटीफुल। द कैमल कॉन्टिजेंट है यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में। तो ये बहुत सारे टैबलू वगैरह आ रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड इज ऑसम। देन प्रेसिडेंट मैम ने कहा, यहाँ पे अवार्ड दिया, नेशनल अवार्ड 11 बच्चों को, 11 चिल्ड्रन को यहाँ पर नेशनल अवार्ड मिला, बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ले ऑफ का सीजन चल रहा है यूएस में। रेलवे ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है और अब आईएनएस वागिर भी कमीशन हो रहा है। ये 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है, रियली गुड। पिछले 24 महीने में ये 3rd सबमरीन है, एक्सीलेंट। तो दिस 5th हो गई। 6th आएगी वागशीर, जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी डिलीवर हो जाएगी, कमीशन हो जाएगी।
सबमरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन ओशन इज ह्यूज एंड वी हैव टू बी, इंडियन नेवी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और फर्स्ट रेस्पॉन्डर होना चाहिए इंडियन ओशन में। चाइनीज थ्रेट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर राइज हो रहा है। ये 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन्स हैं यहाँ पे, दीज ऑल आर सबमरीन्स। एक आईएनएस अरिहंत भी है, नाम याद रखना है, दिस इज न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन। और ये है वागिर, वागिर है। ओके, तो आत्मनिर्भर के लिए हम स्टेडफास्ट हैं। मेजॉरिटी जो अब हमारे डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे शिप विक्रांत भी बनाया, इंडिजिनस पार्ट्स इसमें ज्यादा है, ज्यादा है। okay? तो दिस इज सबमरीन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का भी यहाँ पे अग्रीमेंट हो रहा है। तो डीआरडीओ, नेवल ग्रुप, फ्रांस के साथ बहुत अच्छे टाइज है हमारे व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग दिस सबमरीन्स। ओके, then this is Russia, NATO member, or Poland and Japan PM Kishida prioritize military buildup and reversal of low birth rate. अब जापान की भी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन डिक्लाइन। वर्ल्ड में आज जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो पॉपुलेशन डिक्लाइन की है। एप्पल टारगेट्स रेजिंग इंडिया शेयर ऑफ प्रोडक्शन। एप्पल अब ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएगा। इन्वेस्टमेंट कैप और विस्तार, एंड दिस इज माइंड ट्री एंड दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑलराइट, अब सबमिशंस देखते हैं 20th जनवरी के। तो सी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था विमेन एम्पावरमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस विमेन एम्पावरमेंट? इसमें आप सोशियोलॉजी लगाओ, एथिक्स लगाओ, गवर्नेंस लगाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल द सेक्शंस, जीएस 1 2 3 4। व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? और कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताओ, जेंडर इक्विटी कैसे हम इंश्योर करा पाए। ओके, सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट, और लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। अब देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड विमेन एम्पावरमेंट? तो पहले विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है इसको क्विकली बताना चाहिए। डेफिनेशन क्या है विमेन एम्पावरमेंट, इसके एस्पेक्ट्स क्या है। फिर कुछ इसमें रिफॉर्म्स भी आए, वो रिफॉर्म्स भी हमने बता दिए। फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, ड्यूटी है, एंड लॉज भी बताए। वेरी गुड। प्रैक्टिसेस करना है, लेटर एंड स्पिरिट में जो प्रैक्टिसेस रॉन्ग है उनको करेक्ट करना है। अब ये कुछ इनोवेटिव मेजर्स है, जैसे बेटी बचाओ, उज्ज्वला स्कीम है ना, ये सारी स्कीम्स हैं। कुछ आप अपने आइडियाज भी दे सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से कुछ आइडियाज भी यहाँ पे डाल सकते हो, एज अ टेम्पलेट प्रिपेयर करो। कामिल, दिस इज गुड। सी, डेफिनेशन बताया, कंपोनेंट्स। नाउ सी, दिस इज रियली गुड, ये अप्रोच भी अच्छा है। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के? ये सारे हैं। एजुकेशन जरूरी है, चॉइस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वर्क करने का बिल्कुल अधिकार है, वर्क, देन ट्रेडिशन, देन सेविंग्स, इनकम, जो जो पैट्रियार्की या फिर जो डिफरेंशिएटिंग एटीट्यूड होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी, उसको हम दूर करें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी बायस ट्रेनिंग, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एट होम, बिकॉज चेंज कहाँ से चालू होता है? चेंज घर से चालू होता है, घर से। तो जेंडर इक्वालिटी एट होम। शिवाक्षी, दिस इज रियली गुड। सी, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। जेंडर इक्विटी क्या होता है? जेंडर इक्विटी के पॉइंट्स बताए आपने। सी, सिस्टमैटिक सारा 1 by 1 बताया। सोशल नॉर्म्स, कुछ इनोवेटिव और सारे पॉइंट्स भी बताओ यहाँ पे। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को और बेहतर हम कैसे लिंक कर सकते हैं, कुछ डेटा, केस स्टडी, लाइक दैट थिंग। शुभम, दिस इज गुड। शुभम वापस फॉर्म में आ गया है, दिस इज गुड। ट्रू मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट क्या है? सारी बातें बताई। सी, टू द पॉइंट है। देन विमेन एम्पावरमेंट, अब सी, जैसे इंटरनेशनल विमेन डे, वेरी गुड, दीज आर गुड पॉइंट्स, वेरी गुड, दीज आर गुड पॉइंट्स, इनोवेटिव पॉइंट्स विमेन एम्पावरमेंट के। और प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए विमेन एम्पावरमेंट्स के? इक्विटी और जेंडर इक्विटी। सी, स्टीरियोटाइप फाइट करना है। मीडिया, टीचर्स और जो जो नई जनरेशन आ रही है, एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है। वेरी गुड। देन दिस इज धवल। धवल ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। विमेन चैलेंजेस क्या है, ये सारे पॉइंट्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ मेजर्स, अब देखो सेग्रीगेशन बहुत अच्छा किया है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दिस चार्ट इज गुड, वेरी नाइस। शगुफ्ता, शगुफ्ता ने भी बहुत बढ़िया आंसर लिखा है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, गुड। देखो क्वांटिफाई किया तो चीजें अच्छी लगी, बेहतर लगी, सिस्टमैटिक लगी, गुड। इनोवेटिव मेजर्स पे ज्यादा हाईलाइट करना था, टेक्नोलॉजी, okay, and leadership and this engage and empower, mental health, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, मेंटल हेल्थ, वेरी गुड। टॉप पोजीशन पे ग्लास सीलिंग को तोड़ें, पेरेंट, फैमिली, टीचर, सबका इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रदर्स, फादर्स, हस्बैंड, एवरीबडी, एवरीबडी सिग्निफिकेंट रोल है। देन ये सारी चीजें यहाँ पर हम बताएं, वेरी गुड पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स बताएं, एक्सेलेंट। सुनीता, सुनीता ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, टाइप्स ऑफ। तो देखो सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, एक यूनिक स्टाइल होता है। तो ये जो सेशन होते हैं ना, आप सारी कॉपी देखा करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे। जितने भी सबमिशन है ना, दे आर रियली रियली गुड, वेरी नाइस, गुड। टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट, अब देखो ये अच्छा अप्रोच है। वुमेन एम्पावरमेंट के टाइप्स क्या हो सकते हैं?
गुड। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी कंपाइल किया, सी दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन, वेरी नाइस। और वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स भी बता दिए, तो दिस सेंस ऑफ कंप्लीशन वेरी गुड। वे फॉरवर्ड हमेशा एंड में होना चाहिए, कंक्लूडिंग लाइंस। रत्ना प्रिया, सी ये सारे पॉइंट्स बताया आपने, गुड, वेरी गुड। एसडीजीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे पॉइंट्स बताए हैं, गुड। सी दिस इज भूरी बाई पदमवीर, एक्सीलेंट। यही चीजें आपको एडिशनल मार्क्स दिलाती है, एनरिचमेंट है, वेरी नाइस। सी तो अगेन ये ना आपको स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नहीं देखना है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं देखना है, ये सब ओपन क्वेश्चंस है। आप इसमें अपना टैलेंट दिखाओ, जितना आप पढ़ोगे, जितना आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, उतना ही आपका बेहतर होता जाएगा आंसर। तो आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत फायदा होगा यहाँ पे। नंदिनी, दिस इज गुड, सी कितना बढ़िया आंसर है। दिस इज सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशन। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में बताया आपने, पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स दिए। सी दिस इज लाइक करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम, एक्सीलेंट। गांधी जी, ओके। पंचायत से करें, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, और कंक्लूजन दिस एंड क्लोजिंग जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, दिस इज रियली गुड। यूनाइटेड नेशंस की भी बात है, वेरी नाइस। हजिंदर, दिस इज गुड। विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स बताया, इनोवेटिव। अब देखो यहाँ एम्फेसिस देना था, ये 12-13 इनोवेटिव पॉइंट्स बताया। विसिल ब्लोवर को प्रोटेक्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, करेक्ट वैल्यू सिस्टम देने की जरूरत है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। मेल चाइल्ड को भी शुरू से बताने की जरूरत है, हैव टू बी लाइक रेस्पेक्टफुल एंड दिस जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी एटसेट्रा। तो द पॉइंट इज, ये जो एजुकेशन है अर्ली स्टेज से ही करेक्टली इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। अब बेनिफिट्स क्या है जेंडर इक्वालिटी के, वेरी नाइस। योगेंद्र ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम वेरी हैप्पी। सी वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ये वर्ड बताया, देखो करियर, एजुकेशन, वेरी नाइस। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स 5-6 बताए, गुड। फिर स्टेप्स क्या है, अब अलग अलग सेग्रीगेट किया, सोशल, इकोनॉमिक, स्किल डेवलपमेंट में, वंडरफुल। एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस। दीपाली, दिस इज गुड। सी अब देखो, दीपाली ने दिस आंसर रिवर का यहाँ पे प्रेजेंट किया है, सो ये रिवर का था, ऑल राइट। दिस अगेन गुड, हर वर्क इज रियली गुड। डायग्राम्स एटसेट्रा बहुत अच्छे होते हैं, दिस इज वेरी नाइस। ये सब सिस्टमेटिकली यहाँ पे कंपाइल कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी है, विमेन एम्पावरमेंट का नीड क्यों है। दिस इज अगेन गुड टेक, स्टार्ट अच्छा है कि जरूरत क्यों पड़ रही है इक्विटी की। एजुकेशन वगैरह सारे पॉइंट्स लिखे, ग्लास सीलिंग, पिंक बूथ, एसडीजी, वंडरफुल वंडरफुल। सत्या, दिस इज गुड, सत्या ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। नीड क्यों है, देन टाइप्स क्या होते हैं विमेन एम्पावरमेंट के, एक्चुअली लेटर एंड स्पिरिट में कैसे बनाए से, अब ये स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, दिस इज गुड। एंड कंक्लूजन, ऑल राइट। सो दीज आर सबमिशंस। अब हम ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक आ गए हैं, दिस इज आज 20th भी हो गया, ऑल राइट। अभी हम +2 +3 साइकिल में वापस वापस आ जाएंगे, ऑल राइट। सो दिस इज 24th of January 2023. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.